हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हम पाठ चल रहा है हमारा 6 और उसमें टॉपिक है हमारा धातु कण का ऊष्मागतिकी सिद्धांत। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें सांद्रित अयस्क है उसका निष्कर्षण किया। निष्कर्षण करने के बाद अशोधित धातु को हमने प्राप्त किया। ये जो अशोधित धातु है उसका हम ऊष्मागतिकी सिद्धांत के अनुसार धातु कर्म करते हैं। अर्थात हम ये समझते हैं कि टेम्परेचर का, तापमान का धातु कर्म पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसको समझने के लिए एक समीकरण दी जाती है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। मानक ताप पर गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण को निम्न प्रकार से अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच, जहां पर डेल्टा जी नॉट मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, डेल्टा एच मानक एंथैल्पी परिवर्तन, टी टेम्परेचर और डेल्टा एस एंट्रोपी में परिवर्तन। देखिए, अगर अपन एक विशेष अवस्था की बात करें, जैसे मैं कहूं कौन सी अवस्था, ठोस अवस्था, तो ठोस अवस्था में हम जानते हैं कि कण सुव्यवस्थित रहते हैं, अर्थात अव्यवस्था बहुत कम होती है और उस स्थिति में एंथैल्पी में भी परिवर्तन बहुत कम होता है। तो अगर अपन कहें कि डेल्टा एच नॉट एंथैल्पी में परिवर्तन कम है, ठोस अवस्था में एंथैल्पी में परिवर्तन कम है और डेल्टा एस नॉट एंट्रोपी में भी परिवर्तन कम है। और एंट्रोपी में परिवर्तन कम है, क्यों कम है एंट्रोपी में परिवर्तन? क्योंकि ठोस अवस्था में कण व्यवस्थित है, व्यवस्थित होने के कारण उनकी एंट्रोपी कम है। तो हम कह सकते हैं उसकी एंट्रोपी क्या है, नेगेटिव है। अब एंट्रोपी यदि नेगेटिव है तो डेल्टा जी नॉट हम मान रखेंगे यहां पर डेल्टा एच नॉट माइनस टी और माइनस डेल्टा एस नॉट। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा एच नॉट प्लस टी डेल्टा एस नॉट। तो यहां पर टी डेल्टा एस नॉट का पॉजिटिव मान बढ़ रहा है। अब इसका पॉजिटिव मान बढ़ेगा तो इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, तो डेल्टा एच का पॉजिटिव मान बढ़ेगा। और डेल्टा एच का पॉजिटिव मान बढ़ेगा तो कोई भी धातु है, जब आप उससे ऑक्साइड का निर्माण करते हैं तो डेल्टा जी नॉट का ढाल कैसा मिलेगा आपको, धनात्मक। अर्थात यहां इसको हम समझेंगे एलिंगम आरेख के द्वारा। दूसरी बात, यहां डेल्टा जी नॉट का दूसरा सूत्र है, गिब्स मुक्त ऊर्जा समीकरण दूसरे रूप में है कि माइनस आर टी लॉग के एल के। तो यहां पर आर का मतलब गैसीय तंग, टी का मतलब टेम्परेचर, के का मतलब साम्यावस्था स्थिरांक। तो दूसरा कंसेप्ट हमारे पास, यदि के क्या होगा, पॉजिटिव, अर्थात के का मान धनात्मक होगा और डेल्टा जी नॉट का मान ऋणात्मक होगा, तो होगा अपने आप ही यहां के का मान हम पॉजिटिव रखेंगे, तो पॉजिटिव रखेंगे तो आगे क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो ये पूरा नाम क्या होगा, पूरा मान नेगेटिव हो जाएगा। पूरा मान नेगेटिव हो जाएगा तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और इस स्थिति में हम कहेंगे कि अभिक्रिया वो अग्र दिशा में होगी। तो हमारी एक शर्त हो गई कि अगर आपको अभिक्रिया अग्र दिशा में करानी है तो उसके लिए साम्यावस्था स्थिरांक के का मान क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा। और पॉजिटिव यदि मान है तो डेल्टा जी नॉट अपना आप क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और डेल्टा जी नॉट यदि नेगेटिव आता है तो अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया कैसी होगी, स्वतः होगी।
तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के स्वतः होने के लिए डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होना चाहिए। अगर डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है तो वो अभिक्रिया अपने आप ही स्वतः हो जाएगी। इसके बाद हम समझते हैं एक वैज्ञानिक H.J.T. एलिंगम, इन्होंने गिब्स मुक्त ऊर्जा और ताप के मध्य एक ग्राफ या एक आरेख खींचा। ये आरेख हमें बताता है कि धातु से हम जब ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया मैग्नीशियम, कौन सी अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है। आपने इसका दहन कराया, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कौन सी अवस्था में बना, सॉलिड या ठोस अवस्था में बना। तो ऑक्साइड के निर्माण के लिए इन्होंने एक ग्राफ खींचा। ये जो ग्राफ है हमें दो बातें बताता है स्पेशली। पहला कि हम ये जो धातुएं हैं इनमें डेल्टा जी का नेगेटिव मान कम होता जा रहा है, या आप कहें डेल्टा जी का पॉजिटिव मान बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर ये जो धातु है जिनमें अधिक क्रियाशील धातु है, ये कम क्रियाशील धातु को क्या कर सकती है, विस्थापित कर सकती है। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट है कि यहां हम अपचयन के लिए कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड का चयन करते हैं, अर्थात अपचायक की भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए H.J.T. एलिंगम ने ये आरेख खींचा है। इस आरेख के द्वारा हमें ये पता चलेगा कि कौन सा अपचायक बेस्ट होगा या किस अपचायक के द्वारा हम दूसरी धातु का अपचयन कर सकते हैं। तो समझिए इसको कि एक धातु, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया आपको, मैग्नीशियम किसके साथ क्रिया कर रही है, ऑक्सीजन के साथ क्या बना रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पर मैग्नीशियम कौन सी अवस्था में है, सॉलिड, ऑक्सीजन गैस अवस्था में, और ये कौन सी अवस्था में है, सॉलिड। तो ध्यान से देखिए यहां पर किसका निर्माण हुआ, यहां निर्माण हुआ धातु ऑक्साइड का। ये जो धातु ऑक्साइड बना है कौन सी अवस्था में, सॉलिड ठोस अवस्था में है। तो मैंने अभी आपको बताया कि यदि ठोस अवस्था में है तो डेल्टा H नॉट क्या है, कम है। डेल्टा H एंथैल्पी में परिवर्तन कम है, और एंथैल्पी में परिवर्तन कम है। ठोस अवस्था में पदार्थ व्यवस्थित रहते हैं, तो व्यवस्थित रहते हैं तो एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होगा, कम होगा, अर्थात एंट्रोपी क्या होगी, नेगेटिव। और अगर नेगेटिव होगी तो हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण में जब इस नेगेटिव मान को रखेंगे तो T डेल्टा S पॉजिटिव हो जाएगा, और T डेल्टा S पॉजिटिव होने से पूरा मान पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव होने से डेल्टा जी का मान भी पॉजिटिव, अर्थात डेल्टा जी नॉट का ढाल भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ऑक्साइडों का निर्माण होता है तो ऑक्साइडों के निर्माण में डेल्टा जी नॉट का ढाल जो है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। ये तो रही कि पदार्थ ठोस अवस्था में है और ऑक्साइड भी किस अवस्था में बना, ठोस अवस्था में बना। यदि अवस्था में परिवर्तन हो तो मैं बात करता हूं किसकी, अवस्था परिवर्तन की। अवस्था परिवर्तन का मतलब यदि कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है तो ठोस से क्या बन रहा है, द्रव, और द्रव से क्या बन रहा है, गैस। तो अब इसको समझे, ठोस में कण पास पास होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। जैसे वो द्रव अवस्था में बदलता है तो अव्यवस्था बढ़ती है, कण दूर दूर जाते हैं। फिर उसके बाद जब गैस अवस्था में बदलता है तो कण और भी दूर दूर जाते हैं, अर्थात अव्यवस्था बढ़ती है। तो अगर अपन कहें कि तो अवस्था में ठोस से द्रव, द्रव से गैस अवस्था में जब परिवर्तन होता है तो डेल्टा S एंट्रोपी में परिवर्तन बढ़ता है, और एंट्रोपी में परिवर्तन बढ़ता है तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसी पॉजिटिव मान को हम यहां रखें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S। तो T डेल्टा S नॉट, तो यहां पर ये मान क्या है, पॉजिटिव मान है। तो पॉजिटिव मान है तो
यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ताप भी बढ़ा दिया आपने, एंट्रोपी भी बढ़ रही है, तो ये नेगेटिव मान आपका नेगेटिव मान बढ़ जाएगा। नेगेटिव मान बढ़ जाएगा तो डेल्टा जी नॉट क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आ जाएगा तो अभिक्रिया स्वतः हो जाएगी। तो इससे हमने क्या सीखा, यदि अवस्था में परिवर्तन होता है तो एंट्रोपी का मान बढ़ता है और अभिक्रिया स्वतः होने की ओर बढ़ती है। क्या अब इसका महत्व कहां पर लेंगे अपन, इसका महत्व हम लेंगे यदि अपचायक के रूप में हम किसका उपयोग करें, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग करें, तो हमारे ये अवस्था परिवर्तन का कंसेप्ट काम आएगा। क्योंकि जब हम कार्बन का ऑक्सीकरण कराएंगे तो कार्बन का ऑक्सीकरण कराने पर कार्बन अपचायक के रूप में काम आएगा, तो मीन्स कार्बन का ऑक्सीकरण होगा और कार्बन दूसरे का अपचयन करेगा। तो जब कार्बन का ऑक्सीकरण होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्वयं का ऑक्सीकरण होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण भी होता है। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है कि ठोस जो है, अगर कार्बन हम लेंगे तो ठोस अवस्था, ठोस से क्या बनेगी, गैस बनेगी, या कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे तो गैस से गैस बनेगी, लेकिन अणुओं की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, और अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी तो टेम्परेचर बढ़ाने पर आपके डेल्टा एस एंट्रोपी में परिवर्तन भी धनात्मक होगा, और यदि ये धनात्मक होगा तो टी डेल्टा एस का नेगेटिव मान बढ़ जाएगा। टी डेल्टा एस का नेगेटिव मान बढ़ जाएगा। सिंपल से उदाहरण से मैं समझाऊंगा आपको कि यदि इसका मान 5 है और अपन ने इसको बढ़ाया, इसका मान कितना हो गया 10, तो 5 माइनस 10 कितना जाएगा, -5, और -5 इसका मान हो गया डेल्टा जी का, अर्थात डेल्टा जी किस में आ गया, माइनस में आ गया, और माइनस में आने का तात्पर्य कि अभिक्रिया कैसी हो गई, स्वतः हो गई। तो यहां पर निष्कर्ष ये निकला कि यदि अवस्था परिवर्तन होता है तो अवस्था परिवर्तन में यदि कोई पदार्थ ठोस से द्रव, द्रव से गैस में बदल रहा है तो उस स्थिति में डेल्टा एस का मान पॉजिटिव होगा। डेल्टा एस का मान पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर डेल्टा जी का मान नेगेटिव होगा और अभिक्रिया स्वतः होगी। कार्बन के अपचायक के रूप में प्रयुक्त करने पर, यदि कार्बन का अपचायक के रूप में अपन प्रयोग करें तो उस स्थिति में भी हमें डेल्टा जी का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। अर्थात डेल्टा जी किसके साथ परिवर्तित होगा, टेम्परेचर के साथ परिवर्तित होगा। अर्थात डेल्टा जी का मान किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। अब मैं आपको एक ग्राफ को समझाता हूं। देखिए इस ग्राफ में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और इसके साथ डेल्टा जी का नेगेटिव मान घटता जा रहा है। तो यदि आप देखेंगे तो यहां पर जो धातु है वो किसका निर्माण कर रही है, धातु ऑक्साइड का निर्माण कर रही है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया, एल्यूमिनियम ने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण किया, क्रोमियम ने क्रोमियम ऑक्साइड का निर्माण किया। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर बताया कार्बन ने कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया, कार्बन ने कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण किया, कार्बन मोनोऑक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया। तो अर्थात कार्बन भी अपचायक के रूप में काम आ गया और ये धातु भी हमारे अपचायक के रूप में काम आ सकती है। तो इसका कंसेप्ट क्या है, इसका सीधा सा कंसेप्ट है कि यदि जिस धातु का से धातु ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है तो डेल्टा जी का नेगेटिव मान जिस धातु के लिए अधिक है उसका धातु ऑक्साइड ज्यादा स्थायी होगा, और यदि उसका धातु ऑक्साइड ज्यादा स्थायी होगा तो वो धातु ज्यादा क्रियाशील होगी, और ज्यादा क्रियाशील होगी तो वो उससे कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है। अर्थात हम उस धातु को अपचायक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं, क्योंकि वो दूसरी धातु में से ऑक्सीजन को निकाल देगी, अर्थात उसका तो अपचयन कर देगी और खुद ऑक्साइड का निर्माण कर लेगी। यदि डेल्टा जी का नेगेटिव मान कम है तो वो धातु ऑक्साइड का स्थायित्व क्या है, कम है, और यदि उस धातु ऑक्साइड का स्थायित्व कम है तो वो धातु ऑक्साइड के रूप में रहना पसंद नहीं करेगी, अर्थात उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो निश्चित टेम्परेचर पर जिसके लिए डेल्टा जी का नेगेटिव मान अधिक होगा वो धातु जिसके लिए
डेल्टा जी का नेगेटिव मान कम होगा उसको आसानी से अपचयित कर देगी या विस्थापित कर देगी। ये एलिंगम आरेख हमें समझाता है। अब मैं इसको ग्राफ से और समझाता हूं आपको। देखिए, जैसे आपने लिया मैग्नीशियम, तो आप देखिए मैग्नीशियम के लिए 1100 से थोड़ा सा -1100 से डेल्टा जी का मान -1100 से थोड़ा सा कम है। इसके ऊपर कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम है। तो अगर हम देखें तो डेल्टा जी का नेगेटिव मान मैग्नीशियम के लिए सबसे ज्यादा है, लेकिन ये नेगेटिव मान कहां तक अधिक है? ये जो आपका 1473 केल्विन ताप है वहां तक इसका नेगेटिव मान अधिक है। लेकिन अगर अपन कहें यहां पर, तो ये क्या चीज है? ये इसे कहते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु। वह बिंदु जहां पर दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है। और प्रतिच्छेदन बिंदु बहुत महत्व रखता है कि प्रतिच्छेदन बिंदु पर डेल्टा जी नॉट का मान डेल्टा जी नॉट का मान 0 हो जाता है। तो अगर उससे पहले के टेम्परेचर की बात करें और उसके बाद के टेम्परेचर की बात करें तो दोनों ही स्थितियों में परिवर्तन आ जाता है, अर्थात अपचायक की भूमिका ही परिवर्तित हो जाती है। तो मैंने आपको समझाया, जैसे मैग्नीशियम है, अब उसके लिए डेल्टा जी का नेगेटिव मान यहां पर सबसे ज्यादा है। कितने टेम्परेचर से पहले? 1473 केल्विन से पहले। तो 1473 केल्विन से पहले ये इसके ऊपर जितनी भी धातुएं हैं, चाहे वो एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, जिंक है, आयरन है, सबको क्या कर सकती है? अपचयित कर सकती है। इसी तरह एल्यूमिनियम इससे ऊपर जितनी भी धातुएं हैं जिनके लिए डेल्टा जी नॉट का मान कम है एल्यूमिनियम से, वो उनको अपचयित कर सकती है। तो पहली भूमिका समझ में आई हमारे कि जिन धातुओं के लिए डेल्टा जी नॉट का नेगेटिव मान ज्यादा है, वो धातुएं क्या कह रही है हमसे? वो यह कह रही है कि मैं ऑक्साइड निर्माण करूंगी। और ऑक्साइड निर्माण करूंगी मीन्स मुझे ऑक्साइड के रूप में रहना है। और जिनके लिए डेल्टा जी नॉट का मान कम है, वो धातुएं इस धातु के द्वारा आसानी से अपचयित हो जाएगी। और अपचयित हो जाएगी तो ये धातु तो ऑक्साइड के रूप में बदल जाएगी। उस धातु का हम क्या कर लेंगे? पृथक्करण या निष्कर्षण कर लेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? निष्कर्षण करते हैं। किसके ऊपर डिपेंड है? टेम्परेचर के ऊपर। और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कौन है? डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट टेम्परेचर बढ़ा तो डेल्टा जी नॉट का नेगेटिव मान बढ़ जाएगा, और नेगेटिव मान बढ़ जाएगा तो अभिक्रिया अपने आप ही क्या हो जाएगी? स्वतः हो जाएगी। स्वतः होने का मतलब वो किसका निर्माण करेगी? ऑक्साइड का निर्माण करेगी। अब देखिए साहब, प्रतिच्छेदन बिंदु के आगे की मैं आपको बात बताता हूं कि प्रतिच्छेदन बिंदु से पहले मैग्नीशियम का ग्राफ नीचे है, डेल्टा जी नॉट मैग्नीशियम के लिए ज्यादा है और एल्यूमिनियम के लिए कम है। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर को ग्रेटर देन 1473 केल्विन करते हैं, 1473 केल्विन से ज्यादा आप करते हैं, तो आप ग्राफ देखिए ये कहां आ गया? ये लाइन आ गई नीचे, एल्यूमिनियम वाली लाइन कहां गई? नीचे, और मैग्नीशियम वाली लाइन कहां गई? ऊपर। अब इस स्थिति में क्या होगा? अब इस स्थिति में एल्यूमिनियम के लिए डेल्टा जी नॉट बढ़ गया। किससे ज्यादा बढ़ गया? मैग्नीशियम से ज्यादा बढ़ गया। अब इस स्थिति में एल्यूमिनियम किसका अपचयन कर देगी? मैग्नीशियम का अपचयन। ये है आपका एलिंगम आरेख। अब इस एलिंगम आरेख का हम अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि एलिंगम आरेख के द्वारा अपचायक के रूप में हम कार्बन मोनोऑक्साइड का किस प्रकार से उपयोग करते हैं। दूसरा, हम ये पढ़ेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों में से सबसे श्रेष्ठ अपचायक कौन सा है। धन्यवाद।